Start recording. Good afternoon, everybody. Uh, Today I am going to sum up the module first, but uh, before ending with the module 1, I would like to recap some important points already we have discussed and tried to learn in various lectures from the very beginning to lecture 10. Uh, The module 1 was basic human aspirations, continuous happiness and its fulfillment. कंटिन्यूस हैप्पीनेस और जो आधारभूत इंसान की आकांक्षाएं हैं और लगातार खुश रहने का जो प्रयत्न हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे इंसान अपनी ज़िंदगी में लगातार खुश रह सकता है। तो उसी के संदर्भ में हमने तमाम वीडियो लेक्चर्स में समझने का प्रयास किया और ये तलाशने की कोशिश की कि वो कौन सारे तमाम तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, कौन सा बौद्धिक प्रयास है या कौन सी समझदारी के स्तर पे कौन से ऐसे प्रयास हैं जिनके माध्यम से हम अपने ज़िंदगी में तमाम जो समस्याएं होती हैं उससे निजात पा सकें, उससे छुटकारा पा सकें। और इस इन्वेस्टिगेशन के क्रम में जो कुछ भी हम जानते थे, जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो क्या देखा कि बेसिक ह्यूमन एस्पायरेशन इज फॉर कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस, aspiration for feeling of prosperity is in fact part of this continuity of happiness। जब हमने पड़ताल करने की कोशिश की तो ये पता चला कि हमारी आधारभूत आकांक्षा तो यही है कि हम निरंतरता में सुखी रहें और समृद्ध रहें। तो जो हमारी समृद्धि है वास्तव में वो निरंतर सुख की निरंतरता का ही एक हिस्सा है, ये बात हमको पता चली। क्योंकि जो समृद्धि का संबंध है, जो भौतिक समृद्धि का संबंध है, फिजिकल प्रॉस्पेरिटी का संबंध है, उसका वो मामला भौतिक वस्तुओं की जीवन के निर्वाह के लिए, शरीर के साथ जीवन के निर्वाह के लिए, अपने संबंधियों के शरीर के साथ निर्वाह के लिए, शरीर को बनाए रखने के लिए भौतिक वस्तुओं की उपलब्धता से वो संबंधित है। और अगर हमारा शरीर ठीक नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है कि हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, और बिना स्वस्थ शरीर के हमारा जो आत्मा है, हमारा जो सेल्फ है, हमारा जो मैं जिसको हम कहते हैं, वो मैं सुख का अनुभव नहीं कर सकता। तो एक्सप्लोरेशन के क्रम में, सेल्फ इन्वेस्टिगेशन के क्रम में एक महत्वपूर्ण जानकारी हमको मिले। दूसरी बात पता चले कि अगर हम खुश रहना चाहते हैं, इसकी पूर्ति करना चाहते हैं, अपने सुखों की पूर्ति करना चाहते हैं, सुखी समृद्ध होना चाहते हैं, तो हमको समझदारी का विकास करना पड़ेगा। 2-3 मोर्चे पे काम करना पड़ेगा। एक तो हमारे सेल्फ में, हमारा जो आत्मा है, मैं है, उसमें हम समझदारी को इंश्योर कर पाएँ, सुनिश्चित कर पाएँ। समाज जीवन के 2 फ्रंटियर थे। एक फ्रंटियर था हमारे संबंधों का क्षेत्र और दूसरा हमारे भौतिक सुविधाओं का क्षेत्र। हमको नहीं लगता कि तीसरा भी जीवन में कोई क्षेत्र है। तो संबंधों और सुविधाओं के क्षेत्र में पता चला कि इन दोनों के बारे में हमको ठीक समझना होगा, और समझते हुए संबंधों में निर्वाह के लिए भावों का, संबंधों में वास्तव में जो निर्वाह होता है वो भावों का निर्वाह होता है, फीलिंग्स का निर्वाह होता है। तो राइट फीलिंग क्या है ये जानना जरूरी देखा गया। और दूसरी बात, राइट थॉट, सही विचार क्या हैं, उचित विचार कैसे आएंगे। तो हमने विचारों के स्रोत पे चर्चा किया, भावनाओं के स्रोत पे चर्चा किया, और कैसे इनका निर्वाह किया जाए, कैसे इनको फुलफिल किया जाए। जो मानव जीवन के चारों आयाम हैं, चाहे वो हमारा व्यक्तिगत इंडिविजुअल लाइफ हो, व्यक्तिगत जीवन हो, या वो हमारा परिवार हो, जिस परिवार के हम हिस्सा हैं, जिसमें हम पैदा हुए, जिसमें हमारी मानसिक बौद्धिक परवरिश हुई, जिसने आधारभूत स्तर पे हमारे व्यक्तित्व को गढ़ा है, संगठित किया है। तो परिवार से लेकर के व्यापक समाज तक, इस समूचे अखंड मानव संसार तक, अखंड मानव समाज तक भावनाओं का, व्यक्तियों से निर्वाह कैसा हो, इसके बारे में हमने विचार किया। और हमारी जो बुद्धि है, हमारा विवेक है, चीज़ों को सोचने समझने की हमारी क्षमता है, उसका जो स्रोत है हमारी इच्छाएं। जाहिर सी बात है हमारी इच्छाएं हमारे विचारों से समुद्भूत होती हैं, हमारे डिजायर से, आकांक्षाओं से उत्पन्न होती हैं। तो उसके स्रोतों पे चर्चा किया जाए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि अगर हम स्रोतों को ठीक पड़ताल नहीं कर पाएंगे और उसके प्रति समझदारी विकसित नहीं कर पाएंगे, उस पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाएंगे, तो हम अपने विचार को गलत दिशा में जाने से रोक नहीं सकते। तो जब तक राइट थॉट नहीं होगा,
तब तक हम जीवन की समस्याओं को रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसका समाधान नहीं कर पाएंगे. सो इफ यू वांट टू रिजॉल्व the problems relating to various facets of life, problems relating to individual, problems relating to family, problems relating to society, problems relating to entire environment, existence, we cannot solve that. उसका समाधान करने के लिए जो सबसे ज़रूरी बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि हम सही विचारों की तरफ आगे बढ़ें, सही भावों की तरफ आगे बढ़ें, तभी हम रिजॉल्व कर पाएंगे. रिजोल्यूशन जो होगा हमारा, वो जीवन के सभी क्षेत्रों से संबंधित होगा और उसमें एक स्पष्टता आती है. जीवन के जो बहुविध आयाम है उसमें स्पष्टता आती है, सेल बॉडी से लेके और मानव मानव संबंधों तक और मनुष्य और प्रकृति के संबंधों तक. फिर अगर हम दूसरी पीपीटी में देखें ना, तो हम ये समझ पाए, जब हम राइट थॉट और राइट फीलिंग और राइट अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचे, तो अब बारी है हमको अपने जीवन के लाइफ गोल्स को सेट करने की. भाई जीवन में लक्ष्य तो बनेगा ना, संबंधों को लेकर लक्ष्य बनाएंगे, भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने को लेकर लक्ष्य बनाएंगे, क्योंकि संबंध और भौतिक आवश्यकताओं का जो क्षेत्र है, यही दो क्षेत्र मिल करके हमारी खुशियों का संसार करते हैं. और हमारी आवश्यकताओं के यही दो क्षेत्र भी हैं. मनुष्य की आवश्यकता का कोई तीसरा क्षेत्र नहीं है. तो अगर मानव लक्ष्य की बात करें, ह्यूमन टारगेट की बात करें, तो पहले नंबर पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, पहले नंबर पे है ह्यूमन डिजायर. और ह्यूमन डिजायर क्या है? ह्यूमन डिजायर सुख की निरंतरता है. सुख की प्राप्ति कहाँ होती है? कई बार ना, जब हम शरीर को देह मान लेते हैं, अपने आप को मान लेते हैं शरीर, तो जब अपने आप को शरीर मान लेते हैं तो कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं. तो वास्तव में हम शरीर नहीं हैं, हम एक आत्मा है, हम सेल्फ हैं. और जब हम शरीर नहीं हैं, हम सेल्फ हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जो सुख है, सुख के बारे में हमारा विचार है, वो विचार हमारा ये बनेगा कि सुख शरीर में नहीं होता, सुख तो आत्म का विषय है, सुख तो सेल्फ का विषय है. और यह मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है कि हम अपने शरीर में सुख तलाशते रहते हैं. शरीर एक पदार्थों की निर्मित है. तो जो शरीर है वो उसमें कुछ सुविधाओं की आवश्यकता है. शरीर को आराम चाहिए, शरीर को सुख नहीं चाहिए, शरीर को आराम चाहिए. तो जब शरीर को हमारे आराम चाहिए, तो आराम कैसे होगा? भाई भूख लगती है, शरीर को भोजन चाहिए. कहीं आता जाता आपका शरीर है तो उसके लिए सुविधाएं चाहिए, सो दैट यू कैन यूटिलाइज योर बॉडी प्रॉपरली. आप अपने शरीर का सदुपयोग कर पाएं, ठीक से आप उसका उपयोग कर पाएं, ऐसा इंश्योर करना पड़ेगा, ऐसा सुनिश्चित करना पड़ेगा. बिना इसके बात नहीं बनेगी. तो जो राइट अंडरस्टैंडिंग इन्हीं दो स्तर पे है, एक तो शरीर के स्तर पे है, एक मन के स्तर पे है. और जो अंडरस्टैंडिंग है, समझदारी है, ये आत्म में ही चलती है. ये प्रक्रिया, ये निरंतर आत्म में चलने वाली, सेल्फ में चलने वाली प्रक्रिया है. एक्टिविटी ऑफ द सेल्फ है ये, राइट फीलिंग और राइट थॉट की प्रक्रिया. जब आपको ये भौतिक जीवन के बारे में और आत्म व्यवहारिक जीवन, मानव संबंधों के बारे में, मनुष्य के प्रकृति के संबंध में, जब आपके अंदर राइट थॉट आ जाता है और राइट फीलिंग आ जाती है, राइट अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, तो इसी को रिजोल्यूशन कहा है, समाधान कहा है. ये आपने पढ़ाई है. जब ऐसा हो, समाधान जब हो जाता है, ये समझ में आ जाए कि सुख क्या है, ऐसा समाधान हो गया, तो कुछ चीज़ें आपके दिमाग में, मस्तिष्क में स्पष्ट हो जाती हैं. एक किस्म की क्लैरिटी आती है. क्लैरिटी किस बात की आती है? राइट अंडरस्टैंडिंग की. क्लैरिटी आती है राइट अंडरस्टैंडिंग की, कि हम भाव और विचार की राइट अंडरस्टैंडिंग. इसके बाद एक तत्व है विजडम. तो जो विजडम है, आपकी बुद्धि है, आपका विवेक है. ये विवेक किस बात का है? इस विवेक के माध्यम से आप जीवन के भौतिक और अभौतिक जीवन का जो दोनों क्षेत्र है, उसके बारे में आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उस समय ये ध्यान रखते हैं
कि उसका संबंध आपके सुख की लगातार निरंतरता से हो, यानी किसी भी स्तर पे उस लक्ष्य में विरोध ना हो। आप जीवन में ऐसा लक्ष्य न तय करें कि जिससे आपको तनाव हो जाए और आपके मस्तिष्क में अंतर्द्वंद, कॉन्फ्लिक्ट की स्थितियां उत्पन्न हो जाए, डिलेमा की कंडीशन उत्पन्न हो जाए। अगर ऐसा होगा तो आपको सुख नहीं मिलेगा। और कहीं भी द्वंद वहीं होता है जहां समझदारी का अभाव होता है, जहां विचार स्पष्ट नहीं होते हैं, जहां संबंध स्पष्ट नहीं होते हैं, लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता है। तो इसलिए विजडम जो है वो चाहे संबंध को लेके आप हो और या भौतिक जीवन में आपके कार्य को लेकर के हो, दोनों ही स्तर पे आपके बुद्धि विवेक की बहुत बड़ी भूमिका है। जब विजडम के लेवल पे आप लक्ष्य तय कर लेते हैं, अब उस लक्ष्य को पाया कैसे जाए, एक महत्वपूर्ण बात है। तो अब तक जो सबसे परीक्षित विधा है, जो अप्रोच है जीवन में कुछ भी करने का, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊं। वो विधा है साइंस का, विज्ञान का। विज्ञान एक ऐसा अप्रोच है, एक ऐसा मॉडल है काम करने का, एक ऐसा उपागम है काम करने का, एक ऐसा तरीका है काम करने का जो बड़ा प्रामाणिक है। हम इसको प्रामाणिक क्यों मानते हैं? वास्तव में चीजों की प्रामाणिकता को अगर देखा जाए तो कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं? What are the things who influence or affect the authenticity of any behavior of human being? प्रामाणिकता हमारी प्रभावित होती है तब जब हम अब कोई काम करते समय अपने प्री कंडीशनिंग से प्रभावित हो जाते हैं, जो पूर्व धारणाएं हमारी हैं जो प्रभावित करती हैं, चाहे वो हमारी जातीय धारणाएं हो, चाहे हमारे धर्म की धारणाएं हो, या श्रेष्ठता का भाव हो कि हम दूसरों से श्रेष्ठ हैं, ऐसे भाव से अगर आप अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, या बहुत धनी हैं, यू आर वेरी रिच and you are discriminating yourself that you are different than others, either superiority complex आपके अंदर हो जाए, या फिर you feel पावर शक्ति सत्ता, इसको लेके अगर आपके भीतर कॉम्प्लेक्स हो जाए, यही सब चीजें आपके व्यवहार को अप्रामाणिक बनाती हैं और उसमें भेदभाव पैदा करती हैं। तो विज्ञान ऐसी किसी चीज को मानता ही नहीं। आप बहुत बड़े प्रभावशाली आदमी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बीमार नहीं होंगे, और आप जाएंगे तो आपके लिए डॉक्टर दूसरी दवा दे देगा और आपकी शरीर को दूसरी दवा सेट करेगी, और मेरे जैसा कोई साधारण सा आदमी है तो उसके लिए दूसरी सी दवा सेट होगी। ऐसा नहीं, विज्ञान को इससे फर्क नहीं पड़ता। विज्ञान बड़े ऑब्जेक्टिव तरीके से काम करता है, बड़ा वस्तुनिष्ठ तरीके से काम करता है, जो चीज जैसे है वैसे ही देखता है, बिना किसी तीसरी चीज के प्रभाव के। यही उसकी विशेषता है और इसीलिए उसको प्रामाणिक माना जाता है, ऑथेंटिक माना जाता है। विज्ञान की प्रामाणिकता असंदिग्ध है, एकदम असंदिग्ध है। तो इसलिए मित्रों मैं आपसे बताऊं कि हम जब कोई लक्ष्य तय करते हैं तो उस लक्ष्य को पूरा कैसे करें, हाउ टू फुलफिल ह्यूमन गोल, उसका तरीका वैज्ञानिक तरीका है। अब जब तरीका डिसाइड हो गया, देन यू द नेक्स्ट स्टेप इज टू बिहेव, हाउ टू बिहेव। बिहेवियर का क्षेत्र आता है, व्यवहार का क्षेत्र आता है। तो व्यवहार के करते समय किसी के साथ राइट फीलिंग राइट थॉट होना चाहिए। व्यवहार जब संबंधों में आप करते हैं, मानव मानव संबंधों में व्यवहार होता है और मानव और प्रकृति के बीच संबंधों में कार्य होता है। तो मानव और प्रकृति के बीच में भी जब कार्य करेंगे सही विचार के साथ, सही समझ के साथ, प्रकृति से अपने संबंध को समझते हुए, तो फिर कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगी, हर समस्या का समाधान हो जाएगा, कोई शंका नहीं रहेगी, कोई संदेह नहीं रहेगा। और जब आप दूसरों के साथ भावों का भी निर्वाह कर रहे होंगे ना, तो कोई शंका संदेह नहीं रहेगा। और इस तरीके से जो राइट अंडरस्टैंडिंग है, वो राइट अंडरस्टैंडिंग है क्या? राइट अंडरस्टैंडिंग समझदारी, बड़े साम्यता पूर्वक, बिना विरोध के जो तमाम जीवन के आयाम है ना, उन सभी आयामों के साथ आपकी भागीदारी क्या है, आपका पार्टिसिपेशन क्या है, दैट इज राइट अंडरस्टैंडिंग। स्वयं के साथ भागीदारी क्या है, परिवार के साथ क्या है, समाज और प्रकृति के साथ क्या है। अगर आप ठीक से भागीदारी करते हैं, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी तनाव के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी पक्षपात के, तो दैट मीन्स यू हैव राइट अंडरस्टैंडिंग। और इसी से हार्मनी मेंटेन रहती है, और इसी से आप विजुअलाइज कर पाते हैं एक अखंड समाज को, और अनडिवाइडेड सोसाइटी के अंदर अपनी भागीदारी को तय कर पाते हैं। और जब एक व्यवस्था पूर्वक आप किसी के साथ भागीदारी करते हैं, तो इस बड़ी व्यवस्था में ये जो हमारा लार्जर ऑर्डर है ना, पूरा अखंड मानव समाज, इतनी बड़ी दुनिया में 7 करोड़ के करीब लोग रहते हैं आज की दुनिया में, हम व्यवस्था पूर्वक ही रहते हैं। फिर ना कोई युद्ध है, न कोई शोषण है, न जेंडर बायसनेस की बात है, न नेचर के एक्सप्लॉइट
एक्सप्लॉयटेशन की बात है, प्रकृति के शोषण की बात है, फिर ऐसी तो कोई चर्चा ही नहीं होती ना। इसके बाद ऐसी स्थिति बन जाती है, हमारी समझदारी का ये स्तर हो जाता है, हमारे व्यवहार का ये स्तर हो जाता है, हमारे कार्य का स्तर हो जाता है, और जब ऐसा होता है तो हम सुखी होते हैं। अंत में बात होती है, एक यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर बनता है, एक सार्वत्रिक वैश्विक व्यवस्था बनती है, और फिर एक मानवीय परंपरा, एक ऐसी मानवीय परंपरा बनती है जो संघर्ष रहित होती है, जिसमें कोई संघर्ष नहीं होता है, और हर व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को समझदारी से प्राप्त कर सकता है। ये हम आखिरी दौर में इस यूनिट में हमने ये पढ़ाई की, और ये कहने की बात नहीं है, जो अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप इसको अच्छे शरीर और आत्म के स्तर पे सारी बातों को समझ रहे हैं। और एक आखिरी पॉइंट देखें ना, अनडिवाइडेड ह्यूमन सोसाइटी और यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, ये हम आउटसाइड के समाज में व्यवहार करते हैं। उसके पहले की जो चीज़ें हैं ना, वो हमारे भीतर, हमारे आत्म और हमारे शरीर तक तय होती हैं, 3.6 तक। 3.6 के बाद हम बाहरी दुनिया से इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं, लेकिन 3.6 तक पहुंचते पहुंचते हमारे आंतरिक जीवन की तैयारी शुरू हो जाती है, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग और राइट थॉट की। ये हमारे आंतरिक जीवन की ऐसी तैयारी बनती है। तो इसके बाद मित्रों, मैं आपको बताऊं, एक ह्यूमन ट्रेडिशन, एक अच्छी मानवीय परंपरा बनती है, तो तमाम परंपराएं जो समाज में संघर्षों का कारण बनती हैं, हाँ, ये कारण खत्म हो जाते हैं, और एक पीसफुल, एक हार्मोनियस सोसाइटी में रह पाते हैं। तो अगर ये जो बातें आपसे अभी तक चर्चा हुई, उसको प्लेस करिए जीवन के तमाम पक्षों पे। प्लेसमेंट ऑफ दिस डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लिविंग, हमारे जीवन के जो बहुविध क्षेत्र हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, एस्पेक्ट हैं, फलक हैं, उन फलक पे अगर हम प्लेस करें इन तमाम चीज़ों को, तो इफ़ वी रिकॉल टोटल एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग लिविंग विद रियलाइजेशन ऑफ कोएग्जिस्टेंस, तो आप क्या करिए ना कि यूएसबी 1 में जिसको मैं रिकैप कर रहा था अभी तक, आप उसको ध्यान में रखिए। जब जब आप अनुभव के स्तर पे मानव जीवन की अभिव्यक्तियां करते हैं, तो आप यूएसबी 1 में जो भी कंटेंट आपने पढ़ा है ना, वो नेचुरल एक्सेप्टेंस का और प्री कंडीशनिंग का और सेंसेशन का, ये सारी बातों को ध्यान में रख के व्यवहार करिए ना, तो उनको याद करिए, तो आपको रियलाइजेशन होगा कि आपका संबंध किस प्रकार इस अखंड समाज के साथ है। तो आप जीवन के तमाम आयामों को देख पाएंगे, सेल्फ, बॉडी और रिलेशन विद अदर पीपल एंड नेचर, इन सब के साथ आप अपने संबंध को देख पाएंगे। और आप अब तक जो पढ़े हैं वो आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। अगर आपको एग्जामिन करना हो, इसकी परीक्षा करना हो, इसको समझना है, तो इन तमाम चीज़ों को ना, ये जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसके रेस्पेक्ट में रख के देखिए। एक बार आप स्वयं और अपने शरीर, आप बीमार हैं तो आप देखिए कि आपने अपने शरीर के साथ सही भाव और सही विचार के साथ आपने निर्वाह किया कि नहीं अपने शरीर के साथ। आपने शरीर की आवश्यकता के अनुरूप भोजन किया या अपने टेस्ट के हिसाब से भोजन किया, जो बॉडी को नेचुरली एक्सेप्टेबल था, ऐसा भोजन आपने किया या जिससे उत्तेजना पैदा होती है, एक्साइटमेंट पैदा होता है, टेस्ट मिलता है। आपने टेस्ट को प्रायोरिटी दिया या हेल्थ को प्रायोरिटी दिया आपने भोजन करने में। प्लेस करके देखिए, क्योंकि स्वास्थ्य जीवन का एक पक्ष है। ऐसा करिएगा तो समझ में आएगा। संबंध है भाई के साथ, माँ के साथ, पिता के साथ, पत्नी के साथ, बहन के साथ। एक बार संबंध को रख के देखिए ना, किस बात पे माँ नाराज हुई, किस बात पे बहन नाराज हुई। उसको ह्यूमन वैल्यू का जो कंटेंट आपने पढ़ा है ना, उसके आलोक में, इन द लाइट ऑफ दोज कंटेंट्स, जस्ट ट्राई टू सी, आप उसको देखने का प्रयास करिए। ऐसा अभ्यास करिएगा ना, जब बार बार आप प्रयास करेंगे ना, जब बार बार, तो आप तमाम समस्याओं का समाधान कर पाएंगे और आप सुख की तरफ बढ़ेंगे। फिर बहुत सारी जो अनजानेपन की वजह से, आपके नासमझी की वजह से जीवन में दिक्कतें आती हैं, वो दिक्कतें नहीं आएंगी। तो ये सब कुछ स्थितियां हैं। ये हम लोग, ये चार्ट हम लोग पढ़ ही चुके हैं। और एक चीज़ हम कहें तो, अगर हम लेक्चर प्लान की बात करें, जो लेक्चर प्लान हमने इसके पूर्व में पढ़ा था या उसको देखा था या गढ़ा था, अगर लेक्चर प्लान को देखा जाए तो वो ये कंटेंट ऑफ मॉड्यूल है ना, तो पहला मॉड्यूल हमारा जो है ये इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है। आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उस पर लिखा है द बेसिक ह्यूमन एस्पायरेशन एंड देयर फुलफिलमेंट। ये कह रहे हैं कि आधारभूत मानवीय आकांक्षा और उसकी पूर्ति, ये हमारी पहली यूनिट में था। और पूर्ति करने का तरीका, क्या तरीका? थ्रू राइट अंडरस्टैंडिंग। पूर्ति कैसे करनी है आकांक्षाओं की? ये सही समझदारी के आधार पर करनी है।
और समझदारी के आधार पे और किसके आधार पे? एंड रिजोल्यूशन और समाधान। हमारी समझदारी और समझदारी से उत्पन्न होने वाले समाधान के आधार पे करते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारी समझदारी और हमारे समाधान में ऑल इनकम्पासिंग रिजोल्यूशन फॉर अ ह्यूमन बीइंग, यानी कि मनुष्य जिन चीज़ों से घिरा हुआ है उन सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ समाधान हमारे पास है कि नहीं है। हम चाहे हम हमारे शरीर और आत्मा के बीच के संबंधों की बात हो, चाहे हमारे परिवार से घिरा हुआ एक व्यक्ति हो उसकी बात हो, समाज या पड़ोस से घिरा हुआ व्यक्ति हो, इस संपूर्ण मानव समुद्र जो विश्व मानव समुद्र है उससे घिरा हुआ व्यक्ति हो, या संपूर्ण प्रकृति से घिरा हुआ व्यक्ति हो, जिन चीज़ों से हम घिरे हुए हैं, हमारा जो समस्या का समाधान है उन सबके रिस्पेक्ट में है कि नहीं, उसको वर्णनात्मक ढंग से देखना। इट्स डिटेल्स एंड सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स इन द लाइट ऑफ रिजोल्यूशन। जो समाधान हमने देखा है ना, उसी के प्रकाश में या उसी की रोशनी में सारी चीज़ों को देखना है। जस्ट वेट अ मिनट। हाँ सर, प्रणाम। हाँ 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 आया था। हाँ 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 हाँ। अच्छा ठीक है। हाँ 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 हाँ। अच्छा ठीक है, कर देते हैं। ठीक ठीक। हाँ हाँ ठीक ठीक, हम बस क्लास 5 मिनट में ख़त्म हो रहा है, हम कर दे रहे हैं। ठीक सर, ठीक। प्रणाम। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि ये हमारी पहली यूनिट थी। तो पहली यूनिट से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं, जहाँ तक मुझे लगता है कि हम लोग उसको पढ़ चुके हैं। फिर भी अगर आपको कोई समस्या होती है, तो आप अ, उस समस्या को मैसेज के माध्यम से या मेल के माध्यम से हम तक भेज सकते हैं और हम लोग उस समस्या पर विचार करेंगे। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं और हम पहले यूनिट समाप्त कर चुके हैं। फिर भी अगर आपको कोई समस्याएं हैं तो आप अपनी समस्याओं को हम तक भेज सकते हैं ताकि उनका समाधान ढूंढा जा सके। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।